हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेलो इंजीनियर प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि मेरा आरसीसी का लेक्चर चल रहा है। इन द आरसीसी मैं डिजाइन ऑफ बीम स्टार्ट कर रखा हूँ। अप टू लास्ट क्लास मैं में साइड फेस रेनफोर्समेंट कवर किया था। आज आप लोग वो हेडिंग देख के समझ गए होंगे कि आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ डिफ्लेक्शन लिमिट ऑफ बीम। यस, कोई भी स्ट्रक्चर का फ्रेंड एक डिफ्लेक्शन लिमिट होता है। कोई भी स्ट्रक्चर हो, बीम हो, स्लैब हो, रूफ स्लैब हो या डेक स्लैब, कोई भी स्लैब हो, तो वो आज हम पढ़ेंगे। एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरा इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूं तो उनका मोबाइल में नोटिफिकेशन जा सके। और एक और रिक्वेस्ट है कि वो मेरा पीछे का सारा वीडियो आरसीसी का देख लें, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 80% ख़त्म हो गया है। ओके फ्रेंड, हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो जैसा कि आप लोग ये पूरा अरेंजमेंट देख पा रहे हो सर, डिफ्लेक्शन लिमिट हम बाद में समझेंगे। डिफ्लेक्शन लिमिट पहले हम डिफ्लेक्शन समझते हैं, उसके बाद लिमिट समझेंगे। तो डिफ्लेक्शन क्या है फ्रेंड? जैसे किसी भी स्ट्रक्चर में मैं जब सोम पढ़ाऊंगा तो इस पर अच्छे से बात करूंगा। अभी मैं सिर्फ ये यहाँ पे डिफ्लेक्शन लिमिट ऑफ बीम है तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। जब सोम स्टार्ट करूंगा तो उसमें शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, डिफ्लेक्शन और एज वेल एज स्लोप डिफ्लेक्शन एक चैप्टर ही है, मैं उसमें पूरा अच्छे से कवर करूंगा। तो आइए पहले हम लोग डिफ्लेक्शन समझेंगे। डिफ्लेक्शन क्या है फ्रेंड? कि अगर आप तो देख रहे हो सिंपली सपोर्टेड बीम है, कोई ये बीम है, यहाँ पे सपोर्ट्स है, इसके मिड पॉइंट पे अगर पॉइंट लोड, ये पॉइंट लोड होता है फ्रेंड, पॉइंट लोड लगेगा एकदम मिड पे, तो हमारा अगर यहाँ पे लोड लग रहा है फ्रेंड और यहाँ पे भी सपोर्ट है, यहाँ पे भी सपोर्ट, यहाँ पे तो सपोर्ट है नहीं, तो कोई भी चीज़ ऐसे ऐसे थोड़ा दबने का यहाँ पे कोशिश करेगा फ्रेंड। अगर यहाँ पे सपोर्ट लगा देंगे तो नहीं दबेगा, लेकिन यहाँ पे तो अभी सपोर्ट नहीं है ना नीचे में, तो यहाँ तो नहीं दबेगा, यहाँ तो नहीं दबेगा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लगेगा कि हाँ नीचे चला गया स्ट्रक्चर। जैसा कि आप लोग अरेंजमेंट में देख पा रहे हो कि हमारा मेन जो बीम का अलाइनमेंट था यहाँ पर था। आफ्टर लोडिंग, ये लोड लगने के बाद अभी ये बीम जो है यहाँ पे ना दिख के, समझ पा रहे हैं, इस अलाइनमेंट पे ना दिख के ये दिख रहा है, थोड़ा ऐसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा नीचे डिफ्लेक्ट जैसा हो गया, लूज जैसा हो गया आकार। ये जो आवर मेन ओरिजिन पॉइंट या फाइनल जो हमारा पहले का जो ओरिजिनल जो बीम था और जो डिफ्लेक्टेड बीम का बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को डिफ्लेक्शन कहते हैं, और उसको सिंबल करते हैं हम लोग डेल्टा से। और इन केस ऑफ ये बीम का हमने एग्जांपल लिया सिंपली सपोर्टेड ऑफ पॉइंट लोड के लिए लिया है, तो वो डिफ्लेक्शन जो डेल कितना होगा, डेल्टा इजकल टू PL/Q/48 EI। अब देखो फ्रेंड, अब 48 EI ये हो गया, इसका अब लिमिट क्या हो सकता है? मान लीजिए ये तो हम सिर्फ डिफ्लेक्शन का फार्मूला आपको दिखा दिया कि ये होता है। अब ये मान लिए कि निकाल के, ये डिफ्लेक्शन निकालने के बाद P पता है, L पता है, 48 EI करके मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, ये सब पता है आप लोग को फ्रेंड, ये बताने का यहाँ ज़रूरत नहीं है, सब बता दिया हूँ। तो ये अगर सारा चीज़ आपको पता है तो ये डिफ्लेक्शन निकलने के बाद कितना आया, जो भी वैल्यू आया हो उसको रखेंगे हम निकाल के। बट एज पर हमारा IAS कोड क्या कहता है फ्रेंड, कि इसका एक डिफ्लेक्शन का कुछ भी वैल्यू आ जाए वो हम नहीं मानेंगे, एक लिमिट लगा दिया। वही बोलता है कि डिफ्लेक्शन लिमिट ऑफ बीम के लिए एक लिमिट लगा दिया है कि कितना डिफ्लेक्शन हो सकता है। तो हमारा जो स्ट्रक्चर जो है सेफ है, अगर उससे ज़्यादा स्ट्रक्चर डिफ्लेक्ट कर गया है, नीचे लूज जैसा दिख रहा है, जैसे बिल्डिंग में, पुराना बिल्डिंग में देखे होगे,
आपको क्रैकिंग भी दिख जाएगा और डिफ्लेक्शन भी दिख जाएगा, नीचे लगता है कि अब गिर जाएगा अब गिर जाएगा, उस टाइप का बना। तो वही है, एक आईएस कोड ने हमारा लिमिट लगा दिया। लिमिट क्या लगा दिया है, लिखा है डिफ्लेक्शन लिमिट देयरफॉर एल इफेक्टिव बाई 250, और एक इधर मैं लिखा हूं डिफ्लेक्शन लिमिट एल इफेक्टिव बाई 350। ये दोनों क्या है लिमिट हम आगे समझेंगे, लेकिन पहले आप इतना समझ लो कि बीम पे लोड लगाएंगे तो डिफ्लेक्शन जो हमारा होगा, और होगा तो वो पीएल कितना है एल कितना है सब निकालने के बाद ये हमारा कुछ यहाँ वैल्यू आएगा, लेकिन वो कुछ भी वैल्यू हम लोग उठा के नहीं करते हैं, एक लिमिट में ही होगा तो हम बोलेंगे कि यह स्ट्रक्चर सेफ है। अगर उस लिमिट से बाहर गया तो फिर हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, बोल देंगे कि यह स्ट्रक्चर सेफ नहीं है, कभी भी कोलैप्स हो सकता है। तो आइए हम थोड़ा सा इसका डिफिनेशन में देख ले कि ये दोनों वैल्यू कहाँ कहाँ और किस किस लोड के लिए हम लोग लगाएंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या लिखा है कि एज पर IS 456/2000 द डिफ्लेक्शन लिमिट फॉर आरसीसी स्ट्रक्चर, अंडर ब्रैकेट लिखा हुआ है फ्लोर्स रूफ्स होराजेंटल में, यही तो होराजेंटल मेंबर हो गया फ्रेंड, होराजेंटल मेंबर्स etc इज जनरली लिमिटेड टू स्पन या एल इफेक्टिव। एक ही चीज़ है, हमने स्पन बताया था ना, क्लियर स्पन जो होता है उसी को एल इफेक्टिव टू एल यहाँ से लेंगे, क्लियर स्पन प्लस d/2 मैं पढ़ा रखा हूँ ना इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ भाई 250। अब मान लिया कि इफेक्टिव लेंथ आ गया 300/250, जो करके आएगा उससे ज़्यादा जो है हमारा डिफ्लेक्शन, या इफेक्टिव लेंथ है अगर 1000 और ये आ गया 250 है, तो इसको डिवाइड कर देंगे, जो भी आएगा वही हमारा जो है लिमिट है। तो ये कह रहा है कि स्पन बाई 250 फॉर फाइनल डिफ्लेक्शन। यस, डिफ्लेक्शन में भी डिफ्लेक्शन होता है फ्रेंड, वो मैं आगे जब सोम कवर करूंगा तो बताऊंगा कि फाइनल डिफ्लेक्शन क्या है। ड्यू टू ऑल लोड्स इंक्लूडिंग टेम्परेचर एंड क्रीप। यस, लोड के साथ साथ दो फैक्टर और है फ्रेंड जो कि डिफ्लेक्शन को इफेक्ट करता है। कौन कौन सा, एक तो क्रीप और एक टेम्परेचर। ये बिल्डिंग का टेम्परेचर वो भी प्रभाव डालेगा आपका डिफ्लेक्शन पे, स्ट्रक्चर को डिफ्लेक्ट करेगा। और क्रीप तो समझते हैं ना, बहुत साल बाद जो कंटिन्यूअस लोड पड़ना किसी चीज़ पे, मान लिए किसी चीज़ पे बहुत दिन से लोड पड़ रहा है तो वहाँ पे एक चीन जैसा पड़ जाता है, और उस चीन के वजह से, उस लोड के वजह से थोड़ा स्ट्रक्चर जो हमारा डेड लोड वही क्रीप हो गया के वजह से हमारा डिफ्लेक्शन होता है। एंड श्रिंकेज भी आएगा उसमें। एंड मेजर फ्रॉम द एज कास्ट लेवल। यस, कास्ट लेवल पे मेजर करते हैं फ्रेंड, कहीं से भी नहीं, ये जहाँ पे स्ट्रक्चर कास्ट है वहाँ पे कास्ट लेवल पे ऑफ द सपोर्ट्स। यस, ये कास्ट लेवल का सपोर्ट पे हम लोग मेजर करेंगे। और क्या है, आगे आ जाइए। तो ये सारा चीज के लिए इंक्लूडिंग टेम्परेचर, श्रिंकेज और क्या बोला है, क्रीप, सारा चीज के लिए हम लोग लिमिट कितना लगाएंगे, एल इफेक्टिव बाय 250। बट एक एडिशनल टर्म आ जाता है, एडिशन ऑफ इरेक्शन ऑफ पार्टीशन। यस, इरेक्शन ऑफ पार्टीशन करने का मतलब अलग अलग फ्रेंड, निर्माण, जैसे एक्सपेंशन कहीं कहीं ज्वाइंट दे देते हैं या कहीं कहीं बिल्डिंग को अलग अलग करके वो करते हैं, उससे जो अगर उसको कंसीडर करेंगे, दो उस पे आ रहा है लोड ज्वाइंट का अलग अलग का, इरेक्शन ऑफ पार्टीशन का अगर आ गया उस पे लोड, शुड नॉट बी एक्सीड लेसर देन, ये देखिए लेसर ऑफ स्पन बाई 350, ये जो मैं यहाँ लिखा हूँ, और 20 mm। यस, इससे निकाल के एल इफेक्टिव बाई 350, मान लिया कि 30 आ गया और ये हमारा 20 है, तो दोनों में लेसर कौन हो जाएगा, 20 mm, तो हम 20 mm ले लेंगे। अगर इससे ज़्यादा हमारा आता है 20 mm से डायरेक्टली ये बोलो कि सारे लोड लगाने के बाद, सारा लोड अब आ गया, या 250 वाला भी छोड़ दीजिए आप लोग, इरेक्शन ऑफ पार्टीशन भी ले लीजिए, उसके बाद भी सारा लोड लगाने के बाद स्पन बाई 350 कर लेंगे। ये तो छोटा ही हो गया, इससे ये बड़ा हो गया, लेकिन ये सबसे स्मॉल हो गया, ज़्यादा से डिवाइड करेंगे तो कम आएगा। तो ये जो है स्पन बाई 350 करेंगे, और ये 20 mm।
अगर 21 आ गया ये, तो हम लोग उसको कहेंगे कि स्ट्रक्चर जो है भैया कभी भी कोलैप्स हो सकता है। 20 mm हमारा लिमिट हो गया डिफ्लेक्शन। ओके फ्रेंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।